Okay, now we have to discuss about EM spectrum, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है यहाँ पे? एक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। कहानी ज़रूरत से ज़्यादा इजी है, इसलिए स्कोरिंग मानी जा सकती है। क्वेश्चन भी आते हैं और इजी भी है, तो फिर स्कोरिंग हो गई। स्पेक्ट्रम का मतलब है जो आपके पास में डेटा है किसी चीज़ का, उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, उसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे। यहाँ ईएम वेव्स हैं हमारे पास। ईएम वेव्स जो भी हैं सारी, अगर हम कलेक्ट करें यूनिवर्स में जितनी भी हैं, तो पाएंगे क्या कि सबकी वेवलेंथ एक जैसी नहीं होती, सबकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं होती। तो सारा जो डेटा सपोज करिए वेवलेंथ का आपने कलेक्ट किया, तो उसको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यू विल गेट स्पेक्ट्रम। यही है ईएम स्पेक्ट्रम। तो ईएम स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमें याद करना होता है, फैक्ट के तौर पे इसे लेना है। एनसीईआरटी रेफ़र करेंगे आप जब भी फैक्ट की बारी आएगी। अगर कुछ एनसीईआरटी में लेफ्ट राइट भी है हल्का फुल्का, तो भी वही सही माना जाएगा। पहले अगर हम बात करें सबसे कम वेवलेंथ की ईएम वेव्स की, तो नाम आएगा गामा रेज का। ये आप पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियस वाले चैप्टर में, वहाँ अल्फ़ा बीटा, और तीसरा जो पढ़ते हैं वो होता है गामा। फिर थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ जाती है, अगले बार पे जो नंबर आता है वो एक्स रे का आता है। ये नाम आप हो सकता है सुने तो बहुत हो, लेकिन पढ़े ना हो। पढ़ लीजिएगा अगर समय मिले तो, बहुत ज़्यादा सिलेबस का पार्ट नहीं है फिलहाल। तो एक्स रे दरअसल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इनबिल्ट रहता है, इसलिए कभी कभी पढ़ाते हैं लोग, कभी कभी नहीं पढ़ाते हैं। पुराने ज़माने में ये एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था, सिलेबस से में परिवर्तन होने की वजह से इसको हटा दिया है। और कुछ लोग अगर पढ़ाना चाहते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जोड़ देते हैं। बोहर से एटॉमिक मॉडल जब पढ़ते हैं, वहाँ जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन करते हैं, वही टाइम पे एक पैराग्राफ में इसको समेटा जा सकता है। आप बोलिएगा तो कर लिया जाएगा, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सरे के बाद जो अगला नेक्स्ट है वो है यूवी रे। दीज आर इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देती। अब बारी आएगा उसका जो दिखाई देता है, विजिबल। विजिबल में आपको पता ही है कि अगर हम रिजॉल्वेबल कलर की बात करें तो इन जनरल वी हैव 7 कलर्स। वी कैन से दैट कि विबग्योर के हिसाब से चलें तो सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, और फिर सबसे ज़्यादा रेड की। लगभग में लोगों को वैल्यू भी याद रहती है, 400 नैनोमीटर, ये 800 नैनोमीटर, थोड़ी सी कम होती है इससे, लेकिन जानबूझ के मैंने वो लिखा कि आपको याद हो सके। फिर विजिबल के बाद में जो बारी आती है वो आती है इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड, इससे भी आप फेमिलियर होंगे। सुबह के टाइम पे जो अगर धूप ले रहे हो आप, तो विजुअल के साथ में जो पुअर एनर्जेटिक रेज होती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं। और दोपहर के टाइम ये विजिबल तो सब रहता ही है दिन में, लेकिन यूवी रेडिएशन भी आने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि दोपहर का धूप हमें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्किन कैंसर, इट मे प्रोड्यूस। बाकी इंफ्रारेड से भी अगर हम ज़्यादा वेवलेंथ की या कम एनर्जी की या पुअर एनर्जी वाली रेज की बात करें तो वो है माइक्रोवेव। इसके बाद में लास्ट में जो आता है रेडियो वेव्स, सबसे कम एनर्जी वाली, मैक्स वेवलेंथ। तो अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से चलें तो ये इंक्रीजिंग पैटर्न हो गया, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के हिसाब से चलें तो उल्टा हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है या सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा रेज की होती है। सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है
वो आपकी गामा रेस की ही होती है। गामा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर तो इतनी ज़्यादा होती है कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को इधर ये पेनिट्रेट करके इस साइड से उस साइड तक चले जाती हैं। इसीलिए कीमोथेरेपी के पॉइंट से गामा रेडिएशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमारे स्किन तक ही लिमिटेड नहीं है, स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा जा करके कुछ करने की क्षमता यूवी रेज में नहीं होती है, वो एक्सरे में होती है। तो एक्सरे भी करते हैं, ये भी एक प्रकार का रेडिएशन है। ये क्या कहते हैं, जब हड्डी वड्डी टूट जाता है तब किया जाता है, क्योंकि एक्सरे मोस्टली हड्डी को तो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, लेकिन बोन का जो फ्लैश होता है, जो गूदा होता है हड्डी के ऊपर का मांस, उसको वो पेनिट्रेट कर लेती हैं। तो अगर कभी हड्डी टूटती है तो बीच में खाली स्थान आता है, हड्डी जैसे दिखा ही दे एक हड्डी तोड़ के, ये मान लेते हैं हड्डी पूरी समूची समूची है, और फिर आपने क्या किया, इसको तोड़ दिया बीच से, वो भी कर देते हैं। ये हड्डी जो है तोड़ने का प्रयास हो रहा है, ये हड्डी टूट गई। ठीक, अब अगर आप एक्सरे इंसिडेंट करा रहे हैं तो इस हड्डी को पार करके जा नहीं पाएगी, लेकिन हड्डी टूटी हुई है तो ये जा पाएगी। हर जगह से तो नहीं, लेकिन जहाँ पे टूटी हुई है वहाँ से चली जाएगी। इसके पीछे आप एक स्लेट, इस वाइट ब्लैक बोर्ड जैसे मान लो रख दें, तो उस ब्लैक बोर्ड में इस एरिया में शैडो मिल जाएगी, डार्क मिलेगा यू कैन से। जबकि जहाँ पे हड्डी टूटी हुई है वहाँ पे आपको एक्सरे की अवेलेबिलिटी दिखेगी। तो जो फिल्म मिलती है एक्सरे वाली, उसमें कुछ ये जो स्पॉट दिखाई दे रहा है, इससे पर आइडिया लग जाता है कि हड्डी टूटी हुई है। डॉक्टर्स लोग को एक्चुअली पहले से पता रहता है ना कि व्हाट शुड बी द करेक्ट फिल्म फॉर जुड़ी हुई हड्डी, और उनको फिल्म मिल गई कोई अगर ऐसी जिसमें हड्डी टूटी हुई है, तो इस स्पॉट को देखते हुए समझ जाते हैं। हम लोग फिल्म देख के जल्दी नहीं समझ पाएंगे। तो कुल मिला करके हमने एप्लीकेशन पार्ट भी सबका बताया है, बट कंप्लीट नहीं बताया है हमने। आप एक बार एनसीईआरटी रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि रीडिंग से ही यहाँ पे बात बन जा रही है, कोई दिमाग वगैरह दौड़ाने की जरूरत नहीं है। फैक्ट होते हैं और पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो आप एक बार रीडिंग कर लेना। दिक्कत लगती है तो बताना, उसको कवर कराएंगे, बट मुझे लगता नहीं है सिर्फ रीडिंग करनी है। काफ़ी कुछ मैंने वैसे ही बातों बातों में कवर कर लिया है। तो ये एक्सरे का मैंने बताया, मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ रहता है। गामा रे का बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी पेनिट्रेटिंग बहुत तगड़ी है, ये कुछ खास नहीं है, लेकिन यूवी रेज स्किन के अंदर जा सकती है। एक्सरे जो है वो फ्लैश को, गूदे को पार कर सकती है, मांस को क्यार पार जा सकती है। गामा रे तो इतनी खतरनाक होती है कि वो डीएनए को भी डैमेज कर सकती है। इसीलिए जो स्टेम सेल होती हैं हमारी बॉडी में, कैंसर के ट्रीटमेंट में उसमें इम्प्रूवमेंट की शायद कुछ ऐसा नीड होती है, वो गामा रे से कीमोथेरेपी में किया जाता है। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बायोलॉजी उतनी हमें आती नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कब का हो चुका है ये क्वेश्चन, इनको ना अरेंज करना है इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से देख लो, रेडियो वेव अगर हो तो सबसे नीचे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, तो यहाँ पर रेडियो वेव तो है ही नहीं। माइक्रोवेव ये लैम्डा 1 सबसे ज़्यादा। ये एक लाइन बना लो, इस लाइन में जो राइट साइड में लिखेंगे वो सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर लैम्डा 1 हो गया। इसके बाद में इंफ्रारेड की बारी आएगी, ये लैम्डा 3 हो गया। इंफ्रारेड देख लो कुछ कम हो गया ना। इसके बाद में यूवी आएगा, ये यूवी आ गया। यूवी का वैल्यू इन्होंने कहा है लैम्डा 3 है, नहीं कुछ गलत हो गया क्या, लैम्डा 2 है। इसके बाद में एक्सरे की बारी आएगी, लैम्डा 4। तो ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ हो गया, 4 2 3 1। कहीं है ऐसा, यहाँ पे है। फ्रीक्वेंसी का पूछेगा तो अपोजिट कर देंगे, एनर्जी का पूछेगा तो अपोजिट कर देंगे, पेनिट्रेटिंग पावर का पूछेगा तो अपोजिट कर देंगे। ये तीनों एक ही पैटर्न में फॉलो होते हैं, वेवलेंथ अपोजिट होता है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर विल बी इन नेक्स्ट सेशन।
Next chapter will be, I think, ray optics.